सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान हिंडौन सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से, हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आपके लिए यानी संधि के बारे में बताया था और आज पुनः इसे आगे बढ़ाते हुए मैं आपका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं। तो देखिए, संधि के बारे में मैंने बताया, संधि कहते किसे हैं? नहीं, यानी प्रथम शब्द की द्वितीय शब्द की दोनों के मिलने पर क्या होता है? विकार को क्या कहते हैं? और परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संधि के प्रकार कितने होते हैं? कितने होते हैं? और रूप कितने होते हैं? प्रकार में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। स्वर संधि का रूप कितने होते हैं? कौन सा? स्वर प्लस, यानी प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या होगी? द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या होगी? व्यंजन संधि के रूप कितने होते हैं? कितने? 3। नंबर 1 स्वर प्लस, नंबर 2 व्यंजन प्लस, और नंबर 3 व्यंजन प्लस व्यंजन। इसी प्रकार से जो विसर्ग संधि है, भैया इधर देखें, ए लाली भैया इधर, हाँ, जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि में आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले तो क्या आएगा? स्वर। भैया विसर्ग से पहले तो क्या आएगा? स्वर। क्यों? विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह्य ध्वनि। क्या कहते हैं? अयोगवाह्य ध्वनि। समझना सब अच्छी तरह से। जो विसर्ग होता है, विसर्ग से पहले हमेशा स्वर का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग से पहले व्यंजन नहीं आता है। आपने देखा भी होगा, संस्कृत में भी देखा होगा, जैसे राम है ऐसे आता है, या बताइए कौन सा सही है? ऊपर वाला। तो देखिए भैया इधर देखें, आप देखिए यहां पर ए के बाद क्या है? विसर्ग, यानी में प्लस ए और विसर्ग है या नहीं? अरे है या नहीं? और यहां पर जो व्यंजन है वो हलयुक्त है। कैसे है? हलयुक्त। इसलिए ये सही नहीं है और ये सही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साहब। आगे देखिए साहब, भैया तो मैंने बताया कि विसर्ग से पहले तो हमेशा क्या आता है? स्वर। अरे गूंगाओ का, विसर्ग से पहले कहा है, और विसर्ग के बाद आ सके स्वर, आ सके और व्यंजन भी आ सकता है। लेकिन 100% ये बिल्कुल सही है कि विसर्ग से पहले हमेशा काय को प्रयोग करेंगे? स्वर का। किसका प्रयोग करेंगे? ओके, आगे देखिए, स्वर संधि। और स्वर संधि का रूप होता है क्या? स्वर प्लस स्वर। भैया देखना साहब, स्वर प्लस स्वर, पक्का? अब देखिए साहब, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या होगी? द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि। रूप एक ही है और भेद कितने होते हैं इसके? 5 होते हैं साहब। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से। कितने भेद होते हैं? 5। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। इधर देखिए साहब, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ध्यान देना अच्छी तरह से। नंबर 1 कौन सी है? नंबर 2 गुण स्वर संधि। कौन सी है भैया? गुण स्वर संधि।
गुण स्वर संधि। नंबर 3 वृद्धि हाँ वृद्धि स्वर संधि। भैया ध्यान इधर 3 है यण स्वर संधि और अंतिम है अयादि स्वर संधि। भैया ध्यान रखना अच्छी तरह से, ये स्वर संधि के रूप कितने होते हैं? एक। अरे करंट आ जाना चाहिए यार। स्वर संधि के रूप एक और भेद नंबर 1, नंबर 2 अबे हाँ और कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलिए सर। सर्वप्रथम हम दीर्घ स्वर संधि लेते हैं। कौन सी लेते हैं? दीर्घ स्वर संधि। ध्यान देना सब अच्छी तरह से। दीर्घ स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि अच्छी तरह ध्यान देना सब अच्छी तरह। स्वरों के बारे में जानते हैं? स्वरों की संख्या कितनी है साहब? कितनी है? 11। आ ई ओ री ए आई ओ और आओ। ध्यान दे साहब अच्छी तरह से। आओ है ना, कोई दिक्कत? आगे देखिए साहब, अब इसकी जो परिभाषा है समझना सब दीर्घ स्वर। एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के बाद साहित्यिक परिभाषा, व्याकरणिक परिभाषा और हमारा शाम अलग ही चले तो है ना। देखियो तुम, यानी परिभाषा तो कहती है ये कि एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के बाद उन्हें उन्हीं स्वरों का आगमन होने पर, भैया उन्हें उन्हीं स्वरों का आगमन होने पर दोनों स्वरों का दीर्घ रूप होना, दोनों स्वरों का दीर्घ रूप होना क्या कहलाती है? दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। अब थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, फ्लैशबैक पीछे की तरफ, बोर्ड के पीछे नहीं है ना, वर्णों की तरफ। किसकी तरफ? वर्णों की तरफ। ठीक है, देखना सर। अब आप खुद बताइए, उच्चारण स्थान के आधार पर जब मैंने वर्ण विचार पढ़ाए थे तब आपको स्वरों का वर्गीकरण बताया था या नहीं बताया था? बताया था ना। अब आप देखिए, उन्हें देखिए, आप जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं था, यानी इस काय के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। और मैंने परिभाषा ये बोल रही आपके सामने कि एक ही स्थान से, उच्चारण स्थान कितने के अपन के? 5। मूल उच्चारण स्थान कितने हैं? 5। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ओष्ठ। लाली भी अच्छी तरह समझना, एक एक चीज अभी क्लियर करवा रहा हूं मैं। नए बच्चों की समझ में बिल्कुल आ जाएगा, 1% कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना आप अच्छी तरह से। मूल उच्चारण स्थान कितने? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और अबे ओष्ठ। अब आप देखिए, नंबर 1 जो काउंटिंग की वो कंठ से क्यों की है, ओष्ठ से क्यों नहीं की है? जबकि आपको पता है कि प्राणवायु सबसे पहले टकरावे कहते ओष्ठ। टकराए कि नहीं टकराए? अरे टकराए कि नहीं टकराए? टकराती है। हम भोजन भी करते तो सबसे पहले भोजन कैसे टकराए? ओठों पे। लेकिन यहां उच्चारण स्थान जो माना है वो उल्टा।
क्या माना है? उल्टा। क्यों? कि जो ध्वनि है ना, ध्वनि, समझना भाई, ना 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 ना, ध्यान रखना बेटा। यानी ध्वनि है, ध्वनि का उद्गम जो स्थल है वो आपकी है नाभि। क्या? नाभि। जानो तुम भी? हाँ, नाभि। अब जब यहां से क्या होगा? उद्गम होगा, तो सबसे पहले कहां टकराएगी? कंठ। उसके बाद में अब बोले साहब तालु कहां है? तालु कहां है? आप मुंह खोल के देखना, जो एक चटकनी सी लटकी रहे, लटकी रहे चटकनी सी, एक ततैया सो नहीं, भाषा हमारी यही चलेगी है, क्योंकि हम करौली के रहने वाले हैं, जो भाषा चलती है हमारी, है ना, और समझ में आनी चाहिए है। तो ध्यान रखना साहब। तो कंठ है हमारा वो। आप देखो एक चीज देखो, हम सांस नाक से ले रहे हैं, तो नाक से जब सांस ले रहे हैं तो सांस कहां पहुंच रहा है? अपन के फेफड़ों में। तो वो कहां से पहुंच रहा है? तो वहां पे दो छिद्र हैं, तो वहां उनकी ही जगह एक स्थान होता है जिसे कहते हैं तालु। क्या कहते हैं? तालु। तालु। तो नंबर 1 कंठ, नंबर 2 और ये होती है सब मूर्धा। मूर्धा जानते हो? नहीं जानते? बताऊं? घोड़े में जा सबसे ज्यादा बुलबुली छूटे। क्या छूटे? बुलबुली। देखो हो कि नहीं? ये होता है क्या? मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। एक चीज देखा होगा आपने, जब किसी व्यक्ति के पैरालाइसिस हो जाता है ना, है ना, अब देखना, अगर उसके चेहरे का मूवमेंट बिगड़ जाए ना, तो डॉक्टर क्या करता है पता है? उसके मुंह को खोल के उसकी मूर्धा जो होती है वहां पे थोड़ा सा इस प्रकार से जो करता है, और वो थोड़ी भी मूवमेंट करता है ना, तो समझ जाता है कि ये आपका सही हो जाएगा, ये मरीज। और कहने का मतलब ये यहां सबसे ज्यादा है ना, बुलबुली छूटे, है ना, और आप पूरे शरीर में एक जैसे साइड चली जाती है उसकी, तो डॉक्टर क्या करता है कि पैर के नीचे, जो पैर होता है अपन का, पैर के नीचे पेन की जो नोक होती है उसे इस तरीके से चलाता है। क्यों? अगर वहां मूवमेंट हो जाता है तो वो कहता है कि ये सही हो जाएगा। भैया नंबर 3 कौन सा? मूर्धा। फिर दंत। अभी से तुम जवान, तुम्हें तो पता होगा दंत क्या है? उसके बाद में ओष्ठ। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, तो मैं कह रहा हूं एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के बाद उन्हें उन्हीं स्वरों का आगमन होने पर, उन्हें वे ही स्वर आए, तो दोनों का दीर्घ रूप ही क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। समझना बेटा अच्छी तरह से, थोड़ा बांट लें इन्हें, बांट लें। इधर देखिए साहब, नंबर 1 कंठ, समझना साहब अच्छी तरह से। नंबर 1 कौन सा है? नंबर 2 तालु, नंबर 3 मूर्धा, नंबर 4 दंत, और नंबर 5 ओष्ठ। अब देखना साहब, देखना, जो स्वर एक ही स्थान से बोलता है, एक ही स्थान से जिसका उच्चारण किया जाता है, वह उसके बाद में आ जाए प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि। अब मैंने कहा एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के बाद उन्हें वही स्वर आ जाए तो दीर्घ रूप हो जाता है। तो कंठ से कौन कौन से भैया? ए और आ। इधर देखना साहब, ए और आ। क्लियर? कंठ से और बोले जाए कोई सो नहीं बोले। अगर बोला जाएगा तो वह संयुक्त उच्चारण स्थान होगा। ध्यान रखना अच्छी तरह से। क्या होगा? संयुक्त उच्चारण स्थान होगा, ने की मूल उच्चारण स्थान। पक्की बात है, मैंने पहले बता दिया, फिर समझना आप अच्छी तरह से। हिंदी वर्णमाला में 5 आपके वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 5 वर्ग। तो मूल उच्चारण स्थान भी कितने होते हैं? 5। कितने हुए? 5। बाकी के जो होते हैं वो होते हैं संयुक्त उच्चारण स्थान।
निश्चित है कि वो एक स्थान से नहीं बोले जाएंगे, वो दो स्थान से बोले जाएंगे, या कैसे भी बोले, बाकी के एक से तो नहीं बोले जाएंगे, पक्की बात है ये। जब वो मूल उच्चारण स्थान के देख बताए, 5 बताएगे नहीं। देखिए साहब, तालु से कौन से, ई और ई, और मूर्धा से री। भैया समझना आप अच्छी तरह से। और दंत से नील, ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से। यानी दंत से किसी भी स्वर का क्या नहीं किया जाता है, उच्चारण नहीं किया जाता है, ध्यान रखना आप अच्छी तरह से, ठीक है ना। और ओष्ठ से कौन कौन से मेरे भैया, उ और उ। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अब 2 और 1, अरे गिना ही नहीं आ रहे कहां है? हाँ, 2 और 1, 3 2 5 2, एक क्वेश्चन तैयार हो गया साहब। लाली भैया एक क्वेश्चन, कि हिंदी वर्णमाला के मूल उच्चारण स्थान से कितने स्वरों का उच्चारण किया जाता है? 7। कितने? अब रह गए कितने? अरे कितने रह गए? बे भाई एक ते तो नहीं है होंगे यार, ये बात तो पक्की है। अब रहे कौन कौन से गए, समझना साहब, कौन कौन से है गए? ए, आई, ओ और औ। औ ये दुआ बन रहोगे तो ये, हाँ। तो ए देखिए साहब, ए खुद देखिए, इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? संयुक्त स्वर। अब जब देखो एक चीज, जब इनको हम लाली भैया संयुक्त स्वर कहते हैं, तो निश्चित है कि उच्चारण भी क्या होगा? संयुक्त होगा। उच्चारण भी क्या होगा? संयुक्त होगा, पक्की बात है ये भैया, ध्यान रखना। उच्चारण भी क्या होगा? संयुक्त होगा। अब देखिए साहब, ए जो है भैया, ध्यान रख, ए जो है बताइए मिलकर किससे बनाएंगे? अरे मिलकर कौन से स्वरों से बनाए? इधर देखिए साहब, ए प्लस ई बराबर, ईमानदारी से देखिए कैसे भैया, ए का उच्चारण स्थान, अरे कहा है भैया? ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है या नहीं? अरे भैया हत्या के लिए मैं बोला है या नहीं, वो तो नहीं समझे, और मैंने हत्या के नहीं बोला। ये है। एक जाट और पंडित थे, कौन थे? एक जाट और पंडित थे, उनमें आपस में हमेशा शर्त लगती। क्या लगाई? शर्त। अब दोनों में एक बहस छिड़ गई। क्या छिड़ गई? बहस छिड़ गई। और उन्होंने कहा, जाटके से कही कि जाटके तेरे गांव की विशेषता बता, और जाटके ने कही कि पंडित जी तेरे गांव की विशेषता बता, हमारी तो हम बता देंगे। हैं? जाट के स्वभाव जानो ही हो कैसे हुए। वहां ने पंडित ने कही कि खाऊं मोते पहले ही ऐसी विशेषता नहीं बताए दे जो हमारे गांव के बढ़ के हुए। जो पंडित ने कही, देख मैं पंडित हूं, सबसे पहले मैं विशेषता बताऊंगा। जाटके ने कही बढ़िया बता लियो महाराज। क्या महाराज बताओ क्या विशेषता है? कि हमारे गांव में हमारे बाबा की इतने, बोलने का तरीका देखो तुम पंडित जी का, हमारे गांव में हमारे बाबा की इतनी लंबी का है, घुड़साल है। घुड़साल घोड़ों को बांधने की है जगह है, इतनी लंबी घुड़साल है। जाब में हमारो बाबा सवेरे 4 घोड़ा ने छोड़े चारों दिशान में, लेकिन वह घुड़साल को और छेव नहीं आवे। कौन कही? पंडित ने। झाटके ने कही, हे पंडित जी इतनी बड़ी हो करे, भैया की सौगंध इतनी बड़ी है, प्रूफ सिद्ध करने के लिए सौगंध लीजिए आप कि भैया की कसम इतनी बड़ी घुड़साल है। ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से। फिर कई जाटके ने कि पंडित जी थोड़ा बहुत छोटी तो होगी, क्या नहीं इतनी बड़ी है। अब तू तेरे गांव की विशेषता बता।
जाटके ने कही कि महाराज हमारे गांव में हमारे बाबा के डंगारी इतने लंबो बांस है, का कही इतने लंबो बांस है, जाए नीचे ते इंदर के आसन में खटखटाए दे, नीचे ते काई में इंदर के आसन में खटखटा दे और ए इंदर पानी बरसा, इंदर पे पानी बरसाना पड़े, जाट जो हत्तो ए इंदर पानी बरसा, पानी बरसायो, ज्यादा बरस जाए रोक रहो कि नहीं, बेचारो रोक लियो क्या, चलो अब नहीं बरसा रहा मैं, तो हमारे बाबा के पास इतने लंबो बांस है, मर्जी आवे जब हम हमारे बाबा कहा मैं बरस वाले और मर्जी आवे जब रुक वाले। पंडित ने कीनी इतने लंबो बांस हो करे के दाइया, इतने लंबो कोई छोटा मोटा होगा कि भैया किसो इतने लंबो है। वहां ने फिर पंडित ने अपनी तरकीब लगाई, सोची अरे भैया जाट के न्यो बता हुआ बांस है, धर तो खा होगा कि तेरे बाबा की घुड़साल में धरा हूं और खा धरूं, तेरे बाबा की घुड़साल में धरा हूं। तो बेटा इतना देखिए ए और आई, भैया ए और आई का जो उच्चारण स्थान है, भैया ए और आई का क्या उच्चारण स्थान है, वह क्या है, कंठ तालु है बेटा, क्या है कंठ तालु। ध्यान रखना सब अच्छी तरह से। अब निश्चित है क्या दीर्घ संधि में ये तो नहीं आमेंगे यार, ए लाला ये आमेंगे का बताओ, क्यों नहीं आमे, क्योंकि एक स्थान से उच्चारण नहीं है रहो का, एक स्थान से उच्चारण नहीं हो रहा, इसलिए पक्की बात है ये तो नहीं आमेंगे। क्लियर, ए आई हटा दिया, शांत, ए आई को हटा दिया, ओके, तो यानी दो कम हैगे, ओके। अब देखिए साहब ओ और औ, ओ का किन किन वर्णों से मिलकर बनाए, इधर देखो ए प्लस उ, ए प्लस उ, बेटा ध्यान देना अच्छी तरह से। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और उ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। तो बेटा ओ और औ, अरे ओ और औ, ए और आई, ए और आई, और औ कंठोष्ठ। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो उच्चारण स्थान है ये संयुक्त हैं लाली भैया, कहां है संयुक्त हैं, ओके, कोई दिक्कत। अब देखो परिभाषा पे देख, आ जाइए सर इधर देखिए, ए लाला ध्यान इधर, हां मैंने कहा कही कि एक ही स्थान से, अब देखना बेटा, एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के बाद, उन्हें ध्यान रखना बेटा, आपको ही परिभाषा सिद्ध कर देनी है, आप अपने आप ले आएंगे। एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के बाद पुनः उन्हीं स्वरों का आगमन होने पर भैया, उन्हीं स्वरों का आगमन होने पर दोनों का दीर्घ रूप होना क्या कहलाता है भैया, दीर्घ स्वर संधि कहलाता है, दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। अब बेटा इधर देखिए आप भैया, ध्यान इधर लाला भैया, इधर देखें, आप ही बताइए,
ए आ, ए और आ के बाद काव्य को बताओ। ए आ, लाली भैया, ए आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो फिर काव्य को एक ही कंठ, ए आ प्लस ए और को दीर्घ रूप का होगो। अरे का होगो? आ। क्लियर हो गई आपकी संधि, है ना? का है जाएगा आ। एक स्टेप ये हुआ साहब हमारा, मैडम जी, एक स्टेप ये हुआ, ध्यान रखना आप अच्छी तरह से, ठीक है? इधर देखिए साहब, ए लाला ध्यान इधर, स्टेप नंबर 2 यानी दीर्घ जो स्वर संधि है ना, क्लियर हो जाएगी यहां पे ही, है ना? कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आपने पढ़ी नहीं है अब तक, पढ़ी बहुत है, लेकिन है ना मन चले ढंग से पढ़ी है, पता नहीं कब कहां उड़ गई, है ना? यह है, लेकिन नहीं, आप यहां पढ़ना, भूलेंगे नहीं जीवन में, बाधा है ये। हां, इधर देखना साहब, क्लियर? अब ये अपन का क्लियर हो गया साहब। कंठ से और किसी का उच्चारण तो नहीं किया जाता है अकेले से, नहीं, तो एक ही स्थान यानी कंठ से कंठ ही आएगा। नंबर 2 पे का आएगा बताओ? तालु। तालु से ई और प्लस ई और दीर्घ रूप हो गई या नहीं हुई? अरे हो गई या नहीं हुई? हो गई। नियम से चल रहे हैं, पक्का ध्यान रखना साहब। नंबर 3, हाँ बेटा, यानी री के बाद काव्य को बेटा, तो री में लग जाएगी गांठ, का लग गई? गांठ। अब ध्यान रखना साहब, ध्यान देना आप अच्छी तरह से। हिंदी भाषा में तो केवल री की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है साहब? मात्रा का प्रयोग किया जाता है। लाली भैया, किसका प्रयोग किया जाता है? मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जबकि संस्कृत में री का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये री, इसके बाद नंबर 4 स्टेप कौन सा है? यानी ओष्ठ, ओ, ओ प्लस ओ और ऊ, तो ऊ का दीर्घ रूप क्या हो जाता है? बड़ा ऊ। क्या हो जाता है? बड़ा ऊ। तो कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, आप अब ये तो हुई परिभाषा, ये तो क्या हुई? नियम परिभाषा जाते किए, लेकिन हम नहीं जानते बिल्कुल, ना हम नियम जानते, ना हम क्या जानते? परिभाषा, है ना? कि हे ईश्वर, ना तो मैं तेरा है पूजा पाठ करना जानता हूं, ना मैं नियम संयम जानता हूं, बस मैं तो तेरा नाम लेना जानता हूं। हैं? बोले जय सिया राम, है ना? यह है, बिल्कुल सही है। यह है कि यानी सबसे बड़ी बात क्या है कि परमात्मा के भजन से ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं होए। आत्मा है ना, मन, अगर मन बिल्कुल क्लियर है यमुना एक्सप्रेस हाईवे की तरह, तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? अब ध्यान देना बेटा। तो देखिए, दीर्घ संधि लॉजिक देखिए, नियम देख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। जिन शब्दों के बीच में भैया, जिन शब्दों के बीच में आ रही हो मात्रा काय की? आ की। काय की? आ की। मात्रा आ रही हो बड़ी ई की, काय की? बड़ी ई की। मात्रा आ रही हो बड़े ऊ की, और गांठ बारी आ रही हो कहां? री। समझ लेना संधि कौन सी है? दीर्घ है। यह है लॉजिक। और एक चीज ध्यान रखना, नियम हमेशा संधि विच्छेद पे काम करता है बेटा, ध्यान रखना। संधि के जितने भी नियम हैं, हेलो, हाँ ध्यान रखना सब अच्छी तरह से,
संधि के जितने भी नियम हैं वो सब काम करेंगे संधि विच्छेद पर, और जो मैं बोलता हूं लॉजिक है ना, वो काम करेगा संधि पर। अब मैंने समझना, मैंने आपके लिए एक चीज इधर देखिए साहब, भैया हमने लिख दिया जैसे दीक्षांत। दीक्षांत कहां नियम में ढूंढेंगे हम? कहां ढूंढेंगे नियम? तो ढूंढ लेगी है? नहीं ढूंढ पाओगे आप, है ना। केवल कहा लॉजिक लगानी पड़ेगी, यार मात्रा काय की आ रही है, आ की आ रही है, अरे तू सीखने कौन सी है, दीर्घ संधि है, काय दिक्कत हो गई है ना। ये है तो देखो पहले लॉजिक से पहचानो, भाई यहां नियम थोड़ी लगाओ लाली भैया, यहां नियम लगाओ का नहीं लगाओ। हाँ देखो दीक्षांत, ओके। अब देखो साहब भैया हमने कर दिया साहब नदीस, क्या कर दिया नदीस, एक एक से ही समझ जाना। हमने क्या कर दिया नदीस, कोई दिक्कत? इधर देखिए साहब हमने कर दिया साहब बधूत्सव, क्या कर दिया भैया बधूत्सव। ध्यान देना अच्छी तरह से, एक एक चीज अच्छी तरह से, ओके। हाँ जी साहब बधूत्सव कर दियो। एक कर दिया हमने होत्रिकार, होत्रिकार। अब देखिए बिल्कुल भैया मन तो ऐसा करा कि बिल्कुल आ जाऊं पर का करें। हाँ इधर देखिए साहब दीक्षांत मात्रा काय की भैया, हम बे और या में, कोई दिक्कत? तो संधि कौन सी? दीर्घ, ओके कोई दिक्कत? अब देखिए साहब लॉजिक से ही तो पहचान हुई, नियम थोड़ी लगा दियो कि लियो और नियम लगा दियो है। केवल क्या पहचाना है? लॉजिक से पहचाना, और लॉजिक यही कहती है मात्रा आ रही हो आ की, मात्रा आ रही हो, मात्रा आ रही हो बड़ी, मात्रा आ रही हो बड़े। हाँ भैया गांठवारी समझियो संधि कौन सी। अब नियम से देख लो साहब, है ना। इधर देखना साहब दीक्षा प्लस, इधर देखिए भैया दीक्षा प्लस अंत। लाली भैया ध्यान देना आप अच्छी तरह से, दीक्षा प्लस अंत। जो भी संधि की पेचीदगी होगी ना आपको यहां क्लियर करवा देंगे। ये नहीं कि करवा दिया और बस छोड़ दिया, कोई भी चीज आई तो क्यों आई ये भी बताया जाएगा आपके लिए। और चलो ठीक है, ये तो मान लिया हमने कह दिया कि सार्थक शब्दों के सार्थक मेल को अपन क्या कहते हैं, है ना, संधि है। तो वो सार्थक शब्द की पहचान नहीं कर पाते, लेकिन आप देखना कुछ ट्रिकली ऐसी चीज बताऊंगा मैं आपके लिए, आपसे गलत नहीं होगा। अभी देखना 5 मिनट का इंतजार। हाँ जी साहब भैया अब देखो एक चीज, यहां कपिल में संधि है जाएगा, अरे कपिल में संधि है जाएगा ना। अरे भैया छोटी की मात्रा है भाई, छोटी की मात्रा श्रेय से खारिज कर दो, नो भैया श्रेय से खारिज कीजिए, नो। जबकि काय की मात्रा है तो बने कि नहीं। अरे 90% दिमाग में एक साइकोलॉजी तैयार हो जाती है कि संधि तो यहां में हटते, और मात्रा काय की बड़ी ई की, तो निश्चित कौन सी होगी? दीर्घ होगी। कौन सी होगी? कोई दिक्कत? ओके भैया अब देखिए साहब अच्छी तरह से, अब नदीस, अब क्या करूं मैं? नदी प्लस ईस, ईस, नदी प्लस ईस, हुई या नहीं हुई? अरे भैया सुनिए पहले आप, हाँ जी इसमें भी मात्रा काय की, काय की बड़े ऊ की, काय की बड़े ऊ की, तो क्या होगा? बधू हमेशा बड़ी होती है साहब, क्या हुए? देख ले तुम, बधू में मात्रा बड़े ऊ की, स्त्री में मात्रा बड़ी ई की,
हो कि नहीं? नारी में मात्रा बड़ी ई की, ये तो भैया हमेशा ही बड़ी रही है ना, रहे कि नहीं? तो बस अगर कोई पूछे साहब वधु में छोटी ई की, छोटे ऊ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा, अरे भले आदमी हो, बड़े उनको तो बड़ो ही हो, है ना? तो बड़े ही ये तो कहा है, बड़ी ही हैं। तो हमेशा जहां स्त्री, देखो नारी बड़ी ई, नारी बड़ी ई, वधु बड़ाऊ, स्त्री बड़ी ई, पक्की बात है। तो सोचने का, तो वधु प्लस उत्सव, भैया ध्यान रखना, वधु प्लस उत्सव, इसका संधि विच्छेद क्या होगा बेटा? वेरी गुड, होत्री प्लस रिकार। अब इधर देखिए साहब, अब नियम को देख लीजिए आप। ए भैया नींद आ रही है? इधर देख, हाँ इधर देखिए भैया, अब नियम को देख लीजिए। अब नियम काम करेगा आपका लाली भैया, अब नियम काम करेगा आपका, ध्यान रखना तुम। पहले लॉजिक ने काम किया और अब क्या नाम करेगा? नियम। क्या नाम करेगा? कोई दिक्कत? अब देखिए साहब, वो देखना साहब, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि आ, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि ए का उच्चारण स्थान, ए का उच्चारण स्थान और आ का उच्चारण स्थान, दोनों का दीर्घ रूप का है गो, तो का बोल गो, का है गो भैया? अरे यहां पे, यहां पे, यहां पे छोटा ऊ, दोनों का उच्चारण स्थान का है भैया? ओष्ठ। दीर्घ रूप क्या हो गया? क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना भैया? समझना आप अच्छी तरह से। चले आगे, ये देखिए साहब भैया, यहां पे कहा बड़ी ई, यहां पे बड़ी ई, और दोनों का दीर्घ रूप क्या हो गया? तो काबन गो, अरे काबन हो, यहां पे कहा छोटी री, यहां पे क्या हो गया? बड़ी री, तो काबन गो होत्रिकार, काबन गो भैया। यहां पे, अरे बोलो यहां पे, हाँ हाँ का, हाँ हूं, ठीक है? चलो साहब, कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज देखिए, एक चीज, अगर दूसरा जो स्टेप है ई वाला, बेटा समझना अच्छी तरह से, दूसरा जो स्टेप है ई वाला, उसका आपको एक चीज ध्यान रखना है। मैं आपको बता रहा हूं कहां पे छोटी और कहां पे बड़ी, ठीक है ना लाली भैया? ये हाँ जी साहब, इधर देखिए आप, थोड़ा सा छोटी और बड़ी ई का केवल ध्वन्यात्मक रूप पे देखना आप, ध्वन्यात्मक रूप पे आप किस प्रकार से बड़ी ई कर सकते हो और किस प्रकार से छोटी कर सकते हो। भैया ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं आपके सामने, इधर देखिए साहब, यदि ध्वनि आ रही हो इंद्र की, काय की आ रही हो? इंद्र की, तो हमेशा पीछे क्या आवेगी? छोटी ई, छोटी ई इंद्र, इंद्र की ध्वनि आ रही हो, बोल रही हो, तो हमेशा पीछे क्या आवेगी? छोटी ई। क्या आवेगी? छोटी ई। यदि ध्वनि आ रही हो ईस की, काय की? ईस की, भैया ध्यान रखना आप। जैसे इधर देखना, बता रहा हूं मैं आपके लिए, जैसे हमने कर दिया कपींद्र, क्या कर दिया बेटा? कपींद्र। ध्वनि देखना पीछे कैसे आते हैं, क्लियर करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? कहां कौन सी ई का प्रयोग किया जाता है, 90% आपको सफलता मिलेगी। नहीं एग्जाम में देखते रह जाएंगे, पता नहीं जानता बता रहे हो, पढ़ा रहे हो तो है? ये समझिए साहब, कपींद्र भैया, ठीक है ना? और देखो एक कर दिया साहब कपीस, क्या कर दिया बेटा? कपीस। समझना अच्छी तरह से आप,
कपीस। एक ध्यान देना आप अच्छी तरह से, अगर जैसे मैंने कर दिया साहब परीक्षण, क्या कर दिया? परीक्षण। हेलो, ध्यान देना साहब अच्छी तरह से, जैसे कर दिया परीक्षण तो, और एक कर दिया साहब लक्ष्मी छा, लक्ष्मी छा। भैया ध्यान रखना, ध्वनि किसकी आ रही है? अरे बोलो, ध्वनि काय की आ रही है? ध्वनि किसकी? ध्वनि छह कौन सा? देखो ये क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रिय। और छह कौन सा? छाता वाला, छाता। मेरी छतरी के नीचे आ जा, हाँ वो छाता वाला। इधर देखिए साहब, भैया ध्यान देना, तो क्लियर, क्लियर समझना साहब अच्छी तरह से। इंद्र की ध्वनि आ रही तो पीछे क्या आएगा लाली भैया? छोटी, बिल्कुल क्लियर। देखो कपि प्लस इंद्र, भैया कपि प्लस इंद्र। इधर देखिए साहब, ध्वनि काय की आ रही है? इसकी छोटी आवेगी कि बड़ी आवेगी? बड़ी। तो क्या करेंगे हम? कपि प्लस ईश, ईश। इंद्र की ध्वनि आवे छोटी, इंद्र की ध्वनि आवे तो, ईश की ध्वनि आवे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साहब। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर ये छह आता है क्षत्रिय वाला, लाला भैया ये छह आता है कौन सा? क्षत्रिय वाला, तो हमेशा बड़ी ई का प्रयोग करना मेरे भाइयों, है ना। और एक चीज और ध्यान रखना, ऐसे जो शब्द होते हैं उनमें अगर कोई उपसर्ग का नाम बोल रहा हो, देखना मैं बोल रहा हूं आ, अव, अपि, अवि, आदि, अति, अन, उप, सम, सु, नी, बी, निर, निस, दुर, दुस, प्रे, परा, परि, प्रति, उतर, और सब में छोटी ई आ रही होगी, पक्की बात है। एक मिनट बता रहा हूं, हाँ, यानी जहां उपसर्ग का बोध होता है छोटी, केवल दो उपसर्ग ऐसे हैं जिनमें बड़ी मात्रा लगी रहती है, आ और परा, आ और, बाकी के किसी भी उपसर्ग को देख लीजिए आप, हमेशा मात्रा का प्रयोग हुआ होगा ना, तो छोटी मात्रा का, चाहे ई का चाहे ऊ का, पक्की बात है। उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाऊंगा जब, देखना, ठीक है ना। तो देखिए आप परीक्षण, तो देखो परी, अब छह कौन सा है? क्षत्रिय वाला, तो क्या होगा? बड़ी ई, ईक्षण। कोई सा भी शब्द आ जा, छह से पहले अगर किसी ई का प्रयोग किया गया तो बड़ी ई का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखना आप अच्छी तरह से, है ना, कोई दिक्कत? ऐसे ही अगर ऐसे होता है, देखिए साहब, लक्ष्मी प्लस छोटी के बड़ी, छोटी मात्रा आएगी, इच्छा होती है, तो देखिए इच्छा, इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा, कोई दिक्कत? समझ में आया? और एक चीज, एक है वर्ण अगर किसी भी, समझना अच्छी तरह से, है वर्ण अगर किसी संधि शब्द में आ रहा है तो उसमें अधिकांश जो मात्रा है भैया, उसमें अधिकांश जो मात्रा है वो या तो आ की आएगी या फिर बड़ी ई की आएगी, पक्की बात है ये, बड़े ऊ की आएगी। हां कुछ जैसे हमने कर दिया एक चीज, बोले साहब देहांत में तो आ ही नहीं रही है, तो मैंने कहा कि अधिकांश शब्दों में, 100% नहीं कहा, मैंने कहा है अधिकांश शब्दों में, इसलिए 90% आप देख लेना, बाकी को नहीं आ रहा हो 10 में रहे हो, ठीक है ना। तो दोस्तों आज सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान हिंडौन सिटी में आप सभी की चहेती क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जारी है, और आज मैंने आपके लिए संधि के बारे में बताया, दीर्घ संधि के बारे में बताया। अगर आपको
ये प्रकरण आपकी समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो आगे इसी प्रकार की क्लासें देखने के लिए हमारा जो चैनल है कोचिंग सर्वज्ञ संस्थान को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, अरे हिंदी को भैया नहीं बोलवा जानू, तुम जानते होंगे। हाँ ठीक है, ओके। मैं जगदीश डागोर, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। ओके, बोल गिरिराज महाराज।